सुप्रभात बच्चों। कल हमने कीचड़ का काव्य पाठ का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक बताना चाहता है कि कीचड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, हम सब कीचड़ को पसंद नहीं करते, परंतु उसके रंग को तो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। और लेखक ने अपने तरीके से उसे बताने की कोशिश भी की है। लेखक ने ये भी बताया कि जब हम कभी फ़ोटो लेते हैं तो उसमें अगर कीचड़ का हल्का सा रंग भी कहीं शेड या रंग आ जाता है तो हम उसे वार्म टोन कहते हैं, यानी कि मटमैले रंग की पिक्चर या पेंटिंग तैयार हो गई। ठीक है, फिर लेखक ने बताया था कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है तो वो टुकड़ों में बँट जाता है और वो बहुत सुंदर दिखता है, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उन टुकड़ों में दरारें यानी कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो कि सूखे हुए खोपरे की तरह दिखाई देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कीचड़ पर अगर पक्षियों के पैरों के चिन्ह पदचाप यानी कि पदचाप अंकित होती है तो वो कैसी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ फैला हुआ था वो एक जैसा दिखाई देता है, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आपने शायद कभी देखा हो कि नदी किनारे जब कीचड़ फैला रहता है वो बिल्कुल जब प्लेन होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो लेकिन जब उस कीचड़ के कुछ हिस्से पर, ठीक है, जब वो हल्का हल्का सा सूख जाता है तो उस पर बगुले या अन्य किसी छोटे छोटे पक्षी जब चलते हैं, 3 नाखून आगे और 1 अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित हो जाते हैं। इसी रास्ते पे अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें भी होती है। यानी कि लेखक कहता है कि जब हल्का हल्का कीचड़ सूखता है उस पर यदि कोई पक्षी चले तो उसके जो पंजे हैं, जो पैर हैं, उसके पदचिन्ह आ जाते हैं। और उन पदचिन्हों को जब वो एक कतार में होते हैं, जब वो एक कतार में पदचिन्ह होते हैं तो ऐसा मन करता है कि इन्हीं को फॉलो करते हुए हम भी चलते जाएं। ठीक है, उन्हीं पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए हम भी चलते जाएं। तो लेखक कहता है कि फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर ज़मीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित हो जाते हैं। जब वो मतलब थोड़ा सा सख्त हो जाता है, कीचड़ सूखकर थोड़ा सख्त हो जाता है, उस पर से यदि कोई गाय या बैल, भैंस वगैरह जाते हैं बच्चों, तो उनके भी पैरों के निशान उस पर अंकित हो जाते हैं और उसकी ये शोभा बढ़ाते हैं। और फिर आप ध्यान से सुनिएगा कि फिर जब 2 मस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कंदर्प लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। लेखक यहाँ फिर से कीचड़ की महिमा बताते हुए कहता है कि जब कीचड़ थोड़ा सा ठोस हो जाता है बच्चों, ये आपने लाइन ध्यान में रखनी है, ये पंक्ति आपने ध्यान रखनी है कि जब उस पर 2 पाड़े यानी कि जो भैंस के नर बच्चे, ठीक है, भैंस के नर बच्चे जब आपस में सींग भिड़ाकर लड़ते हैं तो वो उस पर बहुत सारे पदचिन्ह अंकित कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि जब भी 2 जानवर आपस में लड़ेंगे तो वो एक जगह खड़े होकर लड़ते रहेंगे, वो आगे पीछे भी होंगे, वो थोड़ी दूर भी जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को भिड़ेंगे, ऐसे कर कर वो उस कीचड़ को पूरा रौंद देते हैं। ठीक है, रौंद देते हैं मतलब कि उनके बहुत सारे पदचिन्ह वहाँ पर अंकित हो जाते हैं। लेखक कहता है कि यदि उन पद चिन्हों को देखें तो ऐसा लगता है कि महिष कुल यानी कि जो भैंसों का कुल है, यानी कि उसका परिवार है, कि वो लड़ते तो सिर्फ 2 पाड़े हैं, परंतु चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है कि उनका पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर युद्ध करके गया हो। ठीक है, लेखक कहता है कि अगर कीचड़ देखना हो तो गंगा किनारे या सिंधु के किनारे, और इससे भी अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो सीधा खंबात पहुंच जाना चाहिए। वहां मही नदी के मुख से आगे जहां तक नज़र जाए वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। लेखक कहता है कि अगर आप सुंदर कीचड़ देखना चाहते हैं तो गंगा किनारे या सिंधु के किनारे चले जाइए, वहाँ आपको कीचड़ की सुंदरता दिखाई देगी। परंतु अगर वहाँ भी आपको संतुष्टि ना हो तो आप सीधा मही नदी के मुख से आगे
ठीक है। मही नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है, उसके मुख से यानी कि जहाँ से वो निकल रही है वहाँ अगर आप जाते हैं तो अगर आप वहाँ पहुँच कर देखते हैं तो चारों तरफ आपको कीचड़ दलदल ही दिखाई देगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ और दलदल होगी। लेखक कहता है कि यदि इस कीचड़ में कोई हाथी डूब जाए तो ये अल्पोक्ति करने जैसा होगा, मतलब कि ये छोटी बात हो जाएगी, इस कीचड़ में सिर्फ एक हाथी डूब जाएगा। नहीं बच्चों, वो कीचड़ इतना सनातन, इतना गहरा, इतना बड़ा है कि पहाड़ के पहाड़ उस कीचड़ में डूब सकते हैं। ठीक है, पहाड़ के पहाड़ उस कीचड़ में डूब सकते हैं। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? मही नदी के मुख से आगे, जहाँ पर कि सनातन कीचड़ ही कीचड़ है, दलदल ही दलदल है। वहाँ पर अगर आप कहो कि ये तो सिर्फ इतना ही कीचड़ है कि इसमें तो एक आध हाथी डूब जाएगा, नहीं, वो इतना ज़्यादा कीचड़ है कि पूरा पहाड़ का पहाड़ उसके अंदर डूब सकता है। अब लेखक देखिए एक और तर्क दे रहा है कि हम कीचड़ से घृणा ना करें। लेखक कहता है कि हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर मनुष्य को हो तो वह कीचड़ का कभी भी तिरस्कार ना करता। और बात भी सही है बिल्कुल। देखो जो हम आटा खाते हैं ना, आटे की रोटी बनाते हैं, जो कनक यानी कि गेहूं से जो आटा बनता है वो भी तो कीचड़ में पैदा होती है। जब उसको खेत में लगाते हैं, खेत में पानी देते हैं तो वहाँ पर भी तो कीचड़ हो जाता है। तो हम उस कीचड़ से तो घृणा नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है ना, हमारा जो गेहूं है या चावल है या फल सब्जियां सब मिट्टी में ही उगती हैं और जब उनमें पानी दिया जाता है, उन्हें सींचा जाता है तो वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, परंतु हम तब उनसे घृणा नहीं करते। और हम वैसे कीचड़ का नाम आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेखक कहता है कि यदि इंसान इस चीज़ को समझ जाए कि हम जो अन्न खा रहे हैं बच्चों वो कीचड़ में ही उगता है तो वो कभी इस चीज़ का तिरस्कार नहीं करेगा। एक और अजीब बात देखिए, यहाँ पर देखिए लेखक एक और तर्क दे रहा है कि पंक शब्द घृणास्पद लगता है। पंक मतलब कि कीचड़, ठीक है, पंख मतलब कि कीचड़, वो घृणास्पद यानी कि इसमें उससे हमें घृणा आती है। परंतु अगर इसमें एक वर्ण और जोड़ दें यानी कि ज वर्ण और जोड़ दें तो वो पंकज बन जाता है। और पंकज का अर्थ होता है कमल का फूल, जिसको सुनते ही जो कवि हैं वो डोलने और गाने लगते हैं। यानी कि कमल का फूल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में अच्छी अच्छी भावनाएं, एक अच्छा सा दृश्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। और अगर ऐसे मल बिल्कुल मलिन होता है किंतु इसमें का वर्ण अगर हम जोड़ते हैं तो वो कमल शब्द बनता है। और कमल शब्द हमारे कानों में पड़ते ही प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूटने लगते हैं। आह्लादकत्व मतलब कि हर्ष का, खुशी का भाव जो है हमारे मन में लहर बनकर उठता है। कवियों को ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे, अगर हम कवियों को कहें ना कि हाँ कीचड़ छी छी बहुत गंदा है, कीचड़ से हमें घृणा है, तो वो आपको ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आप मतलब मानने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ कीचड़ बहुत अच्छा होता है। अब देखिए वो कैसा तर्क देता है यहाँ पर कवि। अगर हम कवि के सामने ये बात करते हैं तो कवि किस तरीके का तर्क देगा। कवि कहता है कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसीलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते। अब ये बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है आपके पाठ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं। इसका कई बार भाव लिखना आ जाता है, तो आप ध्यान से सुनिए कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसीलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते। अब देखिए हम श्री कृष्ण को वासुदेव के नाम से भी जानते हैं ना हम श्री कृष्ण को, परंतु जो उनके पिता, उनका नाम भी तो वासुदेव है। ठीक है ना, वो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती गाते हैं, ठीक है, परंतु कभी किसी ने उनके पिता वासुदेव की पूजा करी? नहीं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि हम श्री कृष्ण को पूजते हैं यानी कि वासुदेव को पूजते हैं, परंतु उनके पिता जिनका नाम ही वासुदेव है उनको तो नहीं पूजते। अब लेखक के अगर हम तर्क देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े तर्क, जैसे अब ये वासुदेव का तर्क दिया,
अब आगे लेखक बताना चाहता है कि हीरे का भारी मूल्य देते हैं। ठीक है, हीरा जब भी हम खरीदते हैं बच्चों तो उसका भारी मूल्य हम चुकाते हैं। कई लाखों में हम हीरा खरीदते हैं, परंतु जिस जगह से यानी कि कोयले की खान से, हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है, तो हम कभी कोयले का भाव देते हैं, हम कभी उन पत्थरों का भाव देते हैं जहाँ से खुदाई करके हीरा निकलता है? नहीं, हम सिर्फ हीरे का भाव देते हैं। अब देखिए अगला तर्क, इन पंक्तियों को समझिए, इनके अर्थ को समझिए, क्योंकि इन पंक्तियों का आपको भाव लिखना आ सकता है, यानी कि अपने शब्दों में इनका अर्थ लिखना आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला तर्क क्या देता है लेखक कि मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। यानी कि हम जो सुच्चे मोती हैं उनकी माला को पहनते हैं गले में, परंतु जहाँ वो उत्पन्न हुआ, जहाँ वो पैदा हुआ, यानी कि सीप, आप सीप समझते हैं ना, सीप में हमेशा मोती उगता है, वहीं वो पैदा होता है। तो कभी किसी ने देखा है कि सीप को गले में बांधकर घूम रहे हैं? नहीं, हमेशा मोतियों की माला को या मोती को ही हम गले में धारण करते हैं, ना कि सीप को। तो लेखक कहता है कि कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा करना मतलब गलत है। अगर हम नहीं करते तो ही हम बच जाते हैं, और अगर हम कवियों के सामने कहें कि हमें कीचड़ पसंद नहीं है, हमें कीचड़ अच्छा नहीं लगता, हम कीचड़ से घृणा करते हैं, तो वो आपको इस तरीके के तर्क दे देकर मना लेंगे और कीचड़ का महत्व आपको समझने पे मजबूर कर देंगे। तो बच्चों, आज हमने कीचड़ का काव्य पाठ को पूरा किया है। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो लास्ट में जो अंतिम 3 तर्क थे, इन्हें आप ध्यान से सुनिए दोबारा से और इसको समझिए, क्योंकि इस पाठ से यही वाला प्रश्न एक बहुत बार आता है कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। वासुदेव का पंक्ति, और फिर एक हीरे वाली पंक्ति होगी बेटा, और तीसरी मोती वाली। ठीक है, ये तीनों आपने ध्यान से दोबारा से आप इस पाठ को सुनिएगा और बुक से पढ़िएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जीवन में कीचड़ का भी बहुत महत्व है, हमें इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।